बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास, मैं अभी कंप्यूटर की मैम हाजरा बात कर रही हूँ, आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज धमियाल रावलपिंडी से। चैप्टर 2 प्रोग्रामिंग एंड सी के हम कुछ टॉपिक्स हम लास्ट वीक हमने कवर किए थे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कवर। टेक्स्ट की बुक पेजेस हैं आपके पास 35 to 39। आज हमारा मेन टॉपिक है वो प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट के बारे में है कि जो हम प्रोग्राम जिस इन्वायरमेंट में हम टाइप करते हैं, लिखते हैं, उसका इन्वायरमेंट कैसे, वो हम डिस्कस करेंगे। ये सारे इसके मेन टॉपिक्स हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको मैं बताती चलूं कि सोर्स प्रोग्राम क्या होता है और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्या होता है। जब हम कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज को यूज करते हुए हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, उसको कहते हैं सोर्स प्रोग्राम। यानी कि हम अपनी लैंग्वेज में जब हम कोई कोड लिखते हैं उसको सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। और जैसा कि मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था कि कंप्यूटर जो है वो हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता, तो हमारी लैंग्वेज है हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में। कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी है? मशीन लैंग्वेज। तो हमारी लैंग्वेज में हम जो प्रोग्राम लिखते हैं उसको सोर्स प्रोग्राम कहते हैं, और फिर उस सोर्स प्रोग्राम को कन्वर्ट करना पड़ता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में, यानी कि मशीन लैंग्वेज में। तो वो किसके थ्रू हम कन्वर्ट करते हैं? कोई ना कोई हम ट्रांसलेटर यूज करते हैं, कोई हम कंपाइलर यूज करते हैं, हम इंटरप्रेटर यूज करते हैं। तो उससे जब वो सोर्स प्रोग्राम हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है ट्रांसलेटर के थ्रू मशीन प्रोग्राम में, तो उस मशीन प्रोग्राम को कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम डायरेक्टली कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, फिर जो भी उसमें प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करता है। सॉल्व करने के बाद ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को हम अगेन कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेटर कन्वर्ट करते हैं हमारे लैंग्वेज में, यानी कि हमारी जो अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है उसमें, देन हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, सोर्स प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में डिफरेंस क्या है? सोर्स प्रोग्राम वो है जो हम हाई लेवल लैंग्वेज में कोई भी हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं उनको सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। देन सोर्स प्रोग्राम को ट्रांसलेटर्स के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है मशीन कोड में, मशीन लैंग्वेज में, उस कोड को कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ये वो ट्रांसलेटर्स हैं जिनको यूज करते हुए हम सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपाइलर की। कंपाइलर जो है वो कन्वर्ट करता है सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में एज अ होल। एज अ होल क्या मतलब? अगर मैंने एक प्रोग्राम लिखा है उसके अंदर 10 इंस्ट्रक्शंस हैं, तो क्या होगा जब मैं कंपाइलर यूज करूंगी तो कंपाइलर उन 10 इंस्ट्रक्शंस को एट अ टाइम जो है वो ट्रांसलेट कर देगा, कन्वर्ट कर देगा किसमें? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। लेकिन इसके कंपैरिजन में इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर का भी काम यही है कि सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये एज अ होल नहीं करता, एक एट अ टाइम नहीं करता। अगर 10 इंस्ट्रक्शंस हैं तो 10 इंस्ट्रक्शंस को एट अ टाइम ये कन्वर्ट नहीं कर देगा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में, बल्कि ये एक एक इंस्ट्रक्शन को अलग अलग से कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट में। ये कंपाइलर एज अ होल पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन, इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। दोनों में एक अगर डिफरेंस की बात करें तो उसमें एक बेनिफिट ये कि कंपाइलर जब एज अ होल पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है तो ये इसमें एरर्स को भी चेक करता है कि अगर उसमें कोई सिंटैक्स एरर आता है तो उसको जो है वो बताता है कि ये सिंटैक्स एरर आ गया, इसको रिमूव करे। तो आपको सिंटैक्स एरर खुद ढूंढना पड़ता है। पूरे प्रोग्राम में अगर 10 इंस्ट्रक्शंस हैं तो 10 इंस्ट्रक्शंस में कहां पे आपके पास सिंटैक्स एरर आया हुआ आपको खुद से उसको ढूंढना पड़ता है। आपको हिंट दे देते हैं लेकिन आपको खुद से इंडिकेट करके उसको ठीक करना पड़ता है। जबकि इंटरप्रेटर में आपको ये बेनिफिट होता है कि आपके पास लेट्स सपोज 8 स्टेटमेंट आपकी इजीली ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट हो चुकी हैं, और 9th जो इंस्ट्रक्शंस है उसको कन्वर्ट करते हुए, ट्रांसलेट करते हुए अगर कोई एरर आ रहा है तो वो क्या होगा कि आपको फौरन से पता चल जाएगा कि मेरी 8 इंस्ट्रक्शंस तो बिल्कुल ठीक थी, वो कन्वर्ट हो चुकी, तो आप सिर्फ 9th वाली इंस्ट्रक्शन को ठीक करोगे, यानी कि आपको प्रीवियसली 8 वाली चेक आपको नहीं करनी पड़ेगी। ये दोनों का मेजर डिफरेंस है कि आपके पास कंपाइलर एज अ होल प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। नेक्स्ट हम बात करें प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट की। प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट बेसिकली क्या है कि आपके पास बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, सेट ऑफ प्रोसेसेस हैं, प्रोग्रामिंग टूल्स हैं जिनको यूज करते हुए आप कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो बनाते हो, क्रिएट करते हो। तो आपके पास क्या होता है कि अभी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में आपके पास एक जो टूल है जो आजकल प्रोग्रामर यूज कर रहे हैं उसका नाम है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। शॉर्ट में इसको लिखते हैं IDE। ठीक है, तो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए आईडी का तो आपने कंफ्यूज नहीं करना कि आईडी ही क्या है, आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ही है।
इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बेसिकली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर सारे प्रोसेसेस, सारे टूल्स अवेलेबल हैं जिनको यूज करते हुए आप कोई भी प्रोग्राम जो है वो क्रिएट करते हो। अब आपके पास टूल्स की अगर हम बात करें तो इसमें एडिटर है, कंपाइलर है, लिंकर है, डिबगर है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर ये सारे टूल्स अवेलेबल है जिनको यूज करते हुए आप पूरा प्रोग्राम जो है वो क्रिएट करते हो। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की हम बात करें तो आपके पास जो विंडो है, जो आप विंडो 10 यूज कर रहे हो, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आप जो यूज कर रहे हो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। आपके पास इमेजेस भी मौजूद है, इसमें आपके पास बकायदा लेबल्स भी मौजूद है, आपके पास पूरा ग्राफिकली आप अगर आपके पास इतना किसी चीज को नॉलेज नहीं, आप जस्ट कर्सर को ऊपर उस पॉइंट पे लेके जाओगे, उसका पर्पस नीचे लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आपको तब भी समझ नहीं आती तो आपके पास पिक्चर्स आइकन्स मौजूद है जिनको आप देखते हुए आप उस चीज को पूरा अंडरस्टैंड कर लेते हो। ये माई कंप्यूटर है, ये रिसाइकल बिन है, तो ये ऐसा इन्वायरमेंट आपके पास आईडीई गिवन है जिसको यूज करते हुए आप प्रोग्राम जो है वो इजीली क्रिएट कर सकते हो एट अ वन प्लेस। अब जरा हम इन टूल की बात कर लें कि ये जो टूल्स हैं ये कैसे वर्क करते हैं। टेक्स्ट एडिटर है, कंपाइलर है, लिंकर है, लोडर है, डिबगर है, ये सारे आईडीई के टूल्स हैं जिनको यूज करते हुए हम प्रोग्राम जो है वो कंप्यूटर प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। ये टूल्स किस किस पर्पस के लिए हम इनको जरा डीपली स्टडी करते हैं। टेक्स्ट एडिटर बेसिकली सिंपल वर्ड प्रोसेसर की तरह होता है देखने में। आप इसमें सिंपल अपना कोड लिखते हो, यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो आप सारी इसमें लिखते हो और उसको फिर एडिट भी कर सकते हो। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि सोर्स कोड किसे कहते हैं। आप अपनी लैंग्वेज में जो आप इंस्ट्रक्शंस देते हो, यानी कि आप कंप्यूटर जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हुए इंस्ट्रक्शंस लिखते हो, उनको सोर्स कोड कहते हैं। तो आप जब एक बार सोर्स कोड लिख लेते हो, उसमें कुछ चेंजेस करने हो, लिखे हुए में चेंजेस करने हो, तो उसको एडिटिंग कहते हैं। एडिटिंग मतलब पहले से एक चीज आपने लिखी हुई है, उसमें कोई चेंजेस करना चाह रहे हो तो उस प्रोसेस को एडिटिंग कहते हैं। तो टेक्स्ट एडिटर यूज करते हैं आप इंस्ट्रक्शंस को, प्रोग्राम कोड को लिखने के लिए, और उसमें कोई भी चेंजेस करनी तो आप वो कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कंपाइलर। कंपाइलर भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया। कंपाइलर बेसिकली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करता है, सी लैंग्वेज प्रोग्राम। आपके पास सी लैंग्वेज है एक, जिसको यूज करते हुए आप कोडिंग करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं। तो ये क्या करता है, कंपाइलर सी लैंग्वेज में आप जो प्रोग्राम लिखते हैं उसको कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। मशीन मतलब आपके पास ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा इसका दूसरा पर्पस मैंने आपको बताया था कि ये सिंटैक्स एरर को भी डिडक्ट करता है, फाइंड करता है। सिंटैक्स एरर कौन से होते हैं मैं आपको अगेन रिपीट कर देती हूँ। सिंटैक्स एरर वो होते हैं जो आप प्रोग्राम लिखते हुए आप अगर कोई मिस्टेक्स कर देते हो, यानी कि आप कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं, लेट्स सपोज के हर स्टेटमेंट के एंड में सेमीकोलन मस्ट लगाना होता है। तो अगर आप किसी स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन नहीं लगाते, आप रूल वो स्किप कर देते हैं, तो उसको क्या होगा, एरर जनरेट होगा। यानी कि आप प्रोग्राम लिखने के जो रूल्स होते हैं, आप उसमें से किसी रूल को अगर आप स्किप कर देते हो तो सिंटैक्स एरर जनरेट होता है। तो वो भी कंपाइलर जो आपके पास डिटेक्ट करता है। इसके अलावा आपको हिंट्स देता है कि आप किन हिंट्स को यूज करते हुए जो आप इस सिंटैक्स एरर को रिमूव करोगे। जब तक आप किसी प्रोग्राम में से सिंटैक्स एरर सारे रिमूव नहीं करोगे, कंपाइलर कंप्लीटली उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट नहीं कर सकता। ऑब्जेक्ट कोड में तभी कन्वर्ट होगा जब आपके पास प्रोग्राम में से सारे सिंटैक्स एरर या मुख्तलिफ बहुत सारे एरर्स होते हैं जो आपके पास रिमूव हो जाए। नेक्स्ट बात आ जाती है लिंकर की। लिंकर एक सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करता है, अब हमारे पास कंपाइलर ने सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया है। इसके बाद आ जाता है लिंकर का प्रोसीजर। लिंकर क्या करता है, लिंकर सॉफ्टवेयर जो कि ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है, आपके पास ट्रांसलेट करता है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में। एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम कौन सा होता है, जो रन होने के लिए, इंप्लीमेंट होने के लिए रेडी होता है। तो आपके पास लिंकर का क्या पर्पस है, ये ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में ट्रांसलेट कर देता है। नेक्स्ट बात आ जाती है लोडर की। लोडर भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि करता है प्रोग्राम्स लोड करता है मेमोरी से, जो यानी कि आपके पास जो कोड है उससे रिलेटेड जो भी प्रोग्राम है, यानी कि उन प्रोग्राम्स को जो है वो ये लोड करता है मेमोरी से, उनको एग्जीक्यूट करने, फिर एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि पहले प्रोग्राम्स को लोड करता है मेमोरी से, देन उनको रेडी करता है और उसके बाद लोडर जो है वो उनको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देता है। नेक्स्ट आ जाती है डिबगर। आपको मैं लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि किसी भी प्रोग्राम में एरर को बग कहा जाता है और बग को फाइंड करना और उसको रिमूव करने का प्रोसीजर को डिबगर कहा जाता है। तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे डिबगर सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल होता है जो कि क्या करता है कि हर प्रोग्राम की को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। उसके अंदर जो वेरिएबल्स मतलब जो डाटा पड़ा होता है, वेरिएबल्स मतलब फॉर एग्जाम्पल आप मैथ्स में जैसे होता है x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3, तो x और y आपके पास वेरिएबल्स हैं। तो उन वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यूज पड़ी हुई होती है उनको एग्जामाइन करता है, जज करता है। अगर उसमें कोई एरर आता है उसको ढूंढता है और उसको फिर रिमूव करने में ये डिबगर हेल्प करता है। तो ये सारे टूल्स हैं जो कि यूज होते हैं एक प्रोग्राम को क्रिएट करने में, उसके साथ फाइल्स अटैच करने में, उसको ट्रांसलेट करने
नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग बेसिक्स की। तो यानी कि वो कौन कौन सी कैरेक्टर्स हैं या कौन कौन से लेटर्स हैं जिनको यूज करते हुए हम जो है वो एक यानी कि प्रोग्राम की जो कोडिंग करते हैं, हम लेटर्स यूज कर सकते हैं अपनी कोडिंग में, यानी कि कैपिटल लेटर A to Z, स्मॉल लेटर्स A to Z हम यूज करते हैं अपनी प्रोग्राम कोडिंग में। इसके बाद अलावा हम डिजिट्स यूज कर सकते हैं 0 to 9, और स्पेशल कैरेक्टर यानी कि जितने भी आपके पास सिंबल्स हैं वो सारे हम कोडिंग में यूज करते हैं। यानी कि लेटर्स, डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज करते हुए हम कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें रिजर्व वर्ड्स की। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि आपके पास जब प्रोग्राम में आप टाइप क्रिएट करते हो तो उसमें ऐसे बहुत सारे रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। अगर आप फॉलो नहीं करते तो आपके पास सिंटैक्स एरर जनरेट होता है। यानी कि इसके अलावा उसमें क्या होता है कि कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं, अगर वो भी आप एज उनको गलत यूज कर लेते हैं तो भी सिंटैक्स एरर यूज हो जो वो आपके पास डिस्प्ले हो जाता है। तो रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं वो जरा थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। रिजर्व वर्ड्स वो होते हैं जो आपके पास जिनका प्रोग्रामिंग के अंदर, कोडिंग के अंदर एक स्पेशल पर्पस होता है, एक स्पेशल मीनिंग होता है। अगर आप उनको नॉर्मली यूज करोगे तो क्या होगा कि आपके पास एरर जनरेट होगा। एरर कौन सा होगा? सिंटैक्स एरर होगा। तो आप जो स्पेशल वर्ड्स हैं, यानी कि जो स्पेशल वर्ड्स हैं, कुछ स्पेशल 32 वर्ड्स हैं सी में जिनको एज अ रिजर्व वर्ड डिफाइन किया गया है, जैसे कि इंट हो गया, इफ हो गया, डू, फ्लोट, ये चार ये रिजर्व वर्ड्स के कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में कंप्लीट इमेज मौजूद है इसकी। ये रिजर्व वर्ड्स हैं जिनको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता है। अगर आप इनको कोडिंग में नॉर्मली अगर यूज कर लेते हो, एज अ वेरिएबल नाम दे लिख लेते हो या आप एज अ किसी भी स्टेटमेंट में लिख लेते हो तो आपके पास सिंटैक्स एरर जनरेट होगा। यानी कि रिजर्व वर्ड्स को आप प्रोग्रामिंग के अंदर जो है वो एज अ नॉर्मल वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। इनका एक स्पेशल मीनिंग होता है और इनको स्पेशल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि इंट, आप इनके पर्पस आगे डिटेल में पढ़ेंगे, नॉर्मल थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इंट क्या होता है? जब आपने कोई वेरिएबल क्रिएट करना होता है तो आप इंट डेसिमल अपने, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 2 3 आपने कोई वेरिएबल क्रिएट करना है, a = 1 करना है, b = 2 करना है, तो आप इंट यूज करेंगे। उसके बाद इफ कंडीशन के लिए यूज होता है, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 40 देन पास, और अगर इफ मार्क्स इज लेस देन 40 देन फेल। उसके बाद डू, ये भी आपके पास स्टेटमेंट यूज होती है। फ्लोट आपके पास डेसिमल वैल्यूज, पॉइंट्स वाली वैल्यूज को आप क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। चार, यानी कि आप अपने किसी वेरिएबल के अंदर अल्फाबेट्स अगर आपने क्रिएट करने तो उसके लिए यूज होते हैं। तो आपके पास जो रिजर्व वर्ड्स हैं इनका प्रोग्रामिंग में एक स्पेशल यूज होता है। आप इन्हें नॉर्मली किसी और पर्पस के लिए अपने प्रोग्राम में यूज नहीं कर सकते। रिजर्व वर्ड्स हमेशा जो है वो लोअर केस में लिखे जाते हैं। अगर आप इन्हें अपर में लिखोगे तो एरर जनरेट। ओके, नेक्स्ट आपके पास आ जाती हैं हेडर फाइल्स। सी लैंग्वेज के अंदर जो है वो बहुत सारे स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं जिनको हम यूज करते हैं, और वो सारे स्टैंडर्ड फंक्शंस जो है वो लाइब्रेरी फाइल में पड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो लाइब्रेरी फाइल में वो फंक्शंस पड़े हुए होते हैं, और सी प्रोग्राम में हमें कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना हो तो उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम उन फंक्शंस को यूज करते हैं। और लाइब्रेरी फाइल के अंदर हमारे पास हेडर फाइल्स पड़ी हुई होती हैं, और उन हेडर फाइल्स के अंदर जो हमने इन सारे फंक्शंस के सेट्स बना के रखे हुए होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हेडर फाइल्स कौन कौन सी? सबसे पहले जो मेन हेडर फाइल्स है जो हम बहुत ज्यादा हर प्रोग्राम में यूज करते हैं सी में, वो पहली हेडर फाइल है stdio.h। इसमें क्या होता है, आपके पास जब आपने प्रिंट एफ का फंक्शन यूज करना हो अपने प्रोग्राम के अंदर, जब आप कोड क्रिएट कर रहे हैं और उसमें आपने प्रिंट एफ का फंक्शन अगर आपने यूज करना हो या स्कैन एफ का फंक्शन यूज करना हो, तो आपको प्रोग्राम के टॉप पे ये वाली फाइल, हेडर फाइल लाजमी मेंशन करनी पड़ेगी। अगर आप ये हेडर फाइल मेंशन नहीं करेंगे तो कंप्यूटर नहीं इसको जज कर पाएगा कि प्रिंट एफ का फंक्शन क्या पर्पस परफॉर्म करेगा, स्कैन एफ का पर्पस उसको नहीं समझेगी। जब आप ये हेडर फाइल्स आप अटैच कर देंगे, यानी कि आप प्रोग्राम के टॉप पे लिख देंगे, तो जैसे ही कंप्यूटर इस इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करेगा तो उसको समझ आ जाएगी कि प्रिंट एफ के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उसके साथ मैंने ये वाला टास्क परफॉर्म करना है, स्कैन एफ के अंदर ये स्टेटमेंट लिखी है उसके साथ मैंने ये वाला टास्क परफॉर्म करना। नॉर्मली हमें जब कोई स्टेटमेंट आउटपुट में डिस्प्ले करवानी होती है स्क्रीन पे तो हम प्रिंट एफ यूज करते हैं, और स्कैन एफ जब हमें यूजर से कोई इनपुट लेनी हो तो हम स्कैन एफ यूज करते हैं। अगर हम हेडर फाइल ऊपर मेंशन नहीं करेंगे तो इनके फंक्शंस जो है वो हम यूज नहीं कर सकेंगे।
नेक्स्ट हेडर फाइल यूज होती है coniu.h, coniu.h। ये हेडर फाइल कब यूज होती है, जब हम ये वाले फंक्शन लाइक CLR, SCR ये वाला फंक्शन हमने यूज करना हो, getch यूज करना हो, getch ही फंक्शन अगर हमने इन तीनों में से कोई भी फंक्शन हमने अगर अपने प्रोग्राम में हमने अगर यूज करना तो उसके लिए हमें ये वाली हेडर फाइल लाजमी मेंशन करनी पड़ेगी। अगर हम इस फंक्शन की बात करें तो ये हमारे पास फंक्शन तब यूज करता है जब हम लोग आउटपुट अगर स्क्रीन पर हम आउटपुट डिस्प्ले करवा रहे हो, हमें स्क्रीन बिल्कुल क्लीन चाहिए, हमने पहले से कोई प्रोग्राम की आउटपुट डिस्प्ले कराई हुई है और वो स्क्रीन पर नजर आ रही है, हम नेक्स्ट प्रोग्राम की जब आउटपुट डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं तो हम कह रहे हैं प्रीवियस वाली रिमूव हो जाए, तो हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे तो जैसे ही आउटपुट हमारे पास स्क्रीन में डिस्प्ले होगी तो प्रीवियस में जो भी गार्बेज वैल्यूज आपके पास स्क्रीन में शो हो रही होंगी वो सारी रिमूव हो जाएंगी। getch यूज होता है आपके पास गेट करेक्टर के लिए, कोई करेक्टर आपने यूजर से लेना हो लाइक ABC कुछ भी, और आपके पास getch ही यानी कि गेट करेक्टर इको। आपके पास नेक्स्ट है math.h, ये भी हेडर फाइल है। जब आपने कोई मैथमेटिकल फंक्शन आपने यूज करना हो तो आपने ये वाली math.h हेडर फाइल टॉप पर मेंशन करनी होती है। स्क्वायर रूट आपको पता है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए पावर, लॉग, साइन, कॉस, टेन, आपने इनमें से कोई भी फंक्शन यूज करना हो तो आपने ये वाली हेडर फाइल ऊपर लास्ट में मेंशन करना। तो हेडर फाइल्स आपके पास प्रोग्राम में टॉप पे मेंशन की जाती हैं। इन हेडर फाइल्स के अंदर जो है वो ये सारे फंक्शंस जो है इनसे अपने पर्पस से रिलेटेड अटैच होते हैं। जैसे आप हेडर फाइल मेंशन करते हो उस रिलेटेड जो भी आप फंक्शन नीचे यूज करते हो तो उस फंक्शन का इजीली कंप्यूटर पर्पस जो वो अंडरस्टैंड कर लेता है, क्योंकि ये प्री डिफाइंड जो प्रोग्रामर्स ने जो इनके पर्पसेस डिफाइंड किए हुए होते हैं। तो जैसे आप यूज करते हो लेट सपोज पावर किसी भी नंबर के तो वो पावर कैलकुलेट करके देता है, किसी नंबर का अगर आप लॉग करते हो तो ऑटोमेटिकली वो लॉग क्रिएट करके दे देता है। तो अगर आप कोई फंक्शन यूज करते हो और उसकी हेडर फाइल मेंशन नहीं करते तो सिंटैक्स एरर आएगा। ओके क्लास, आपने ये सारे टॉपिक्स जो है वो याद करने हैं और अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो आप लोगों ने मुझे कांटेक्ट करके मुझसे पूछ लेना है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज।